मनीष भाई, एक तरफ ये सारी चीजें हो रही हैं, विपक्ष आवाज उठा रहा है, दूसरी और साथ में वो हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं। अब तो ये भी क्लियर हो गया है, उन्होंने साफ तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह दी कि जो भी बच्चे किसी भी परिस्थिति में अगर एफआईआर और ये सारी चीजें उनके ऊपर हैं, तो एक हेल्पलाइन नंबर जारी की गई है, आप उस पर बता दीजिएगा। गुलमोहर कौर को उन्होंने ऑथराइज कर दिया है कि अब वो इस पूरे मामले की, ये सारे मामले में केस वो लड़ेंगी। मनीष भाई, सवाल ये उठता है, कल हमने देखा जिस तरीके से परिस्थितियां बनी, मिनिस्ट्री मीडिया में ये सवाल उठाया गया कि इतना महत्वपूर्ण बिल आ रहा था और राहुल गांधी संसद में नहीं थे। ठीक बात है, राहुल गांधी संसद में नहीं थे, कहां थे, खूब सवाल पूछा गया। कांग्रेस ने थोड़ी देर बाद एक वीडियो जारी कर दी, वो मोहम्मद इरफान से मिलने गए थे। मोहम्मद इरफान हम सबको याद होंगे, जो जंतर मंतर के आंदोलन पर जो है वो मौजूद रहे और संविधान की प्रस्तावना बिल्कुल अलग अंदाज में पढ़ करके ये सबकी नजरों में आए थे। उस मोहम्मद इरफान से मिलने के लिए राहुल गांधी गए थे, लेकिन किसी ने ये सवाल नहीं पूछा कि इतना महत्वपूर्ण बिल था, महामानव हमारे रात में 12 बजे वीडियो बना करके डाल रहे हैं, वो कहां थे? अगर उनको इतनी चिंता होती तो उन्हें भी तो सदन में होना चाहिए था। कोई ये सवाल नहीं उठा रहा था कि महामानव कहां है। महामानव की छवि तो ऑलरेडी ऐसी ध्वस्त हुई पड़ी है कि वीडियो बनानी पड़ रही है, स्वागत करवाना पड़ रहा है धर्मेंद्र प्रधान का कि किसी तरीके से दिखे कि हम कितने ताकतवर हैं। महामानव कहां थे? क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? जब मुकदमे दर्ज ही नहीं होने थे तो दर्ज हो क्यों रहे हैं? ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? तो बेसिकली देखिए, इसको समझना ये है कि बेसिकली पहले से ही ये सरकार बहुत कमजोर हो चुकी थी, उसके सारे नैरेटिव ध्वस्त हो चुके थे। लेकिन इस आंदोलन ने उसको बिल्कुल जर्जर कर दिया है। उसके पास अब पहले जैसा ऑप्शन नहीं है चीजों से बचने का। जैसे ये धर्मेंद्र प्रधान का जो ये वो कह रहे हैं कि प्रदर्शन से वो मैसेज क्या देना चाहते हैं? देना चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है, या वो जो पुलिस कार्रवाई के जरिए ये कहना चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है। लेकिन ये बिल्कुल ऐसा नहीं, पूरी जमीन ही दरक गई है, मतलब जर्जरता और बढ़ गई है इनके पास। और इनके पास चीजों को डाइवर्ट करने का ऑप्शन कम कम हो गया है, खत्म हो गया है। इनके पास जो पॉलिटिकल नैरेटिव थे वो सब संकट में चला गया है। अभी उनके पास कोई नैरेटिव नहीं। ये जो बच्चे हैं और जो खास करके बच्चे और महिलाएं देश भर में इस आंदोलन के बाद, उनके अंदर एक बड़ा, मतलब कह लीजिए कि गुणात्मक परिवर्तन हुआ है। एक कह लीजिए कि नकारात्मकता इस सरकार के खिलाफ कई गुना बढ़ गई है, और बल्कि कह लीजिए जो कोर वोटर है बीजेपी का, उसी का बहुत बड़ा हिस्सा कह लीजिए कि वो उसको झटका लगा है। वही परेशान है मंदिर में चढ़ावा चोरी से भी, और वही परेशान है यहाँ, उसके बच्चे ही परेशान है शिक्षा और रोजगार को लेकर। माने उसकी हालत ये हो गई कि माया मिले न राम। माने माया भी इधर नहीं मिली है, रोजगार भी नहीं मिल रहा है, शिक्षा भी नहीं मिल रही है, पेपर लगातार लीक हो रहे हैं। और उधर जिस मंदिर के लिए किसी दौर में उसी हिस्से के गार्जियन लोगों ने, वरिष्ठ लोगों ने नारा दिया था कि आधी रोटी खाएंगे मंदिर वही बनाएंगे, तो वो भी कहाँ किस परिणति में चला गया, ये वो देख रहे हैं। तो मेरा कहना है कि अब इस सरकार ये चाहे जितना ही कोशिश करें, ये अभी जो ये कोशिश कर रहे हैं वो, चूंकि इनके पास ऑप्शन कम है, नैरेटिव कम है, तो वो और चिढ़ाने वाला बन गया है, उन्हीं के खिलाफ चला जा रहा है। जैसे धर्मेंद्र प्रधान का जो मसला है, ये और उनके खिलाफ नकारात्मक चला गया, मतलब जो जिसमें गुस्सा है ऑलरेडी पहले से, या बिहार की जो घटना हुई है जो, वो और नकारात्मकता ले जा रही है। अभी देखिए ना आप, इन्होंने कोशिश की उत्तर प्रदेश में जवाहर यूनिवर्सिटी को, मैं क्या हालत होती है, कोशिश की उसको डैमेज कर दें, उसको कम्युनलाइज कर दें। उत्तर प्रदेश में खास करके यूथ के बीच जो आप देखेंगे, उस आंदोलन का एक चरित्र ये भी उभरा है दिल्ली आंदोलन में, कि दर्जनों बार ये नारे वहां लगे होंगे कि हिंदू मुस्लिम राजनीति नहीं चलेगी। ये नारा था वहां का, बहुत सेंटर स्लोगन वहां बना हुआ था, ये आप देख रहे होंगे। तो जौहर यूनिवर्सिटी को इन्होंने सोचा कि इसके जरिए इस हिस्से को बांट दिया जाए, इसको मुस्लिम प्रश्न बना दिया जाए। लेकिन वहां जैनजी ने उसको छात्रों का प्रश्न बना दिया, शिक्षा का प्रश्न बना दिया, और बैकफुट पे उनको भी जाना पड़ा। उन्होंने सोचा चढ़ावा चोरी को और ये जंजी आंदोलन को, दोनों को शिफ्ट कर दे। तो मेरा आपसे ये कहना है कि इनके पास ऑप्शन बहुत घटते जा रहे हैं राम प्रकाश जी। इनके पास जो नैरेटिव है जिससे चीजों को डाइवर्ट कर देते थे, न राष्ट्रवाद है उनके पास, न हिंदुत्व है उनके पास, न ब्रांड मोदी है उनके पास। अब एक कह लीजिए कि वो अभी अभी क्या है, दूसरा इस जंजी आंदोलन ने सेंटर पॉइंट में ला दिया है रोजगार के सवाल को, शिक्षा को, सवाल को।
और अर्थव्यवस्था के सवाल को जाएगा, जाहिर सी बात। और इनके पास आप समझ लीजिए केवल हिंदू और मुस्लिम पॉलिटिक्स है, और राजनीति शिफ्ट हो गई है शिक्षा और रोजगार की तरफ, और जो है हिंदू मुस्लिम भाईचारे की तरफ, सामाजिक न्याय की तरफ राजनीति शिफ्ट हो गई है। इससे लड़ने का उनके पास एक ही हथियार मौजूद था, वो धर्म वाला हथियार था, हिंदुत्व वाला हथियार था। और एक था उनके पास वो राष्ट्रवादी उभार, विश्व गौरव, विश्व गुरु, और भारत को बहुत आगे ले जाना है। तो वो तो ट्रम्प साहब ने लगभग आप देख ही रहे हैं, उसका तो चीड़-फाड़ ही कर दिया, पोस्टमार्टम ही कर दिया। मोदी ब्रांड अब बिकता नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि राजनीति की परिभाषा बदली है इस आंदोलन ने, और पॉलिटिक्स का ग्रामर बदल दिया है पूरा, आप कह लीजिए। और इससे निपटने का अभी बीजेपी के पास कोई ऐसी आदत नहीं रही, कोई उसके पास कल्चर नहीं रहा है इस तरह के आंदोलन से निपटने का। उसके पास कोई इस तरह का कल्चर उसके पास नहीं रहे, वो समझ ही नहीं पा रहे क्या करे। अब वो आंदोलन में जाकर लड़के जो है, उस आंदोलन को लड़कों ने उत्सव में बदल दिया है। मार खा रहे हैं और डांस कर रहे हैं, मार भी खा रहे हैं और डांस भी कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि सर पुलिस अंकल, वो वाटर कैनल आज नहीं लाए हैं क्या, जरा चलाइए ना, टीयर गैस नहीं लाए हैं क्या अंकल, अंकल ये नाश्ता कर लीजिए, अभी आपको पीटना है हमको। ये कभी देखा ही नहीं इस आंदोलन, इस मोदी सरकार ने। उसको तो ये हमेशा रहा है कि पुलिस से और अराजक तत्वों से इतना पिटवा दो कि आंदोलन अराजक हो जाए, एनार्किज्म की तरफ बढ़ जाए, और उसके बाद फिर हम ठीक से निपट लें इसे, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल बना करके। इस आंदोलन ने इतनी हिंसा, इतने दमन बर्बरता के बाद भी आप देखेंगे कि कहीं उसने पलटवार नहीं किया, बल्कि आप समझ लीजिए कि क्या मैच्योरिटी है ये। इसने एक तरह से भारत के जो वरिष्ठ नागरिक हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उनके लिए भी ये सबक है। ये जिस जनजी के बारे में एक खास तरह की समाज में समझ थी, राजनीति में समझ थी, इस आंदोलन ने उस समझ को उलट पलट दिया है। कितना मेच्योर है वो, जिसको हम रील लाइफ करके उसको उसके ऊपर आमतौर पे एक हिस्सा जो है घर के अंदर भी, समाज के अंदर भी, और राजनीति में बहिष्कार उनका, उनके अपॉलिटिकल होने का, उनके अमेच्योर होने का जो बात थी, उसको पलट दिया उसने। भारत में भी एक मोहभंग है इस्टेब्लिशमेंट से, लेकिन उसने अपना इसका विरोध का तरीका बांग्लादेश जैसा नहीं चुना, उसने श्रीलंका जैसा नहीं चुना, उसने नेपाल जैसा नहीं चुना। तो मेरा ये कहना है कि अब सरकार के पास इस आंदोलन ने असल में जो रही सही इकबाल थी मोदी की, उस इकबाल को भी, मोदी के इकबाल को भी खत्म कर दिया है, और भय को जनता की तरफ से सत्ता की तरफ शिफ्ट कर दिया है। और जो देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा था, उसमें थोड़ा लोकतंत्र की फिर से थोड़ी सी पुनर्वापसी हुई, और जो गहरी निराशा थी समाज में, उसमें थोड़ा उम्मीद की किरण जगी। ये बहुत समझ लीजिए, इस आंदोलन को केवल हम लोग ये केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नहीं समझ पाएंगे। वो लगेगा बड़ा छोटा है, लेकिन बहुत कुछ न मांग करके भी इस आंदोलन ने बहुत कुछ बड़ा इस देश को अंधेरे में उपस्थित करा दिया है, जिसकी तरफ हम लोग को ध्यान देना चाहिए। और अब ये सरकार इससे, अब पुराने तरीके से सरकार अब इससे नहीं निपट सकती है सर। जी मनीष भाई, एक चीज देखा, जो छात्रों ने, जो जेनजी ने किया, जो यूथ ने किया, वो तो किया ही, लेकिन हमने ये भी पहली बार देखा है कि जब एनडीए के अंदर से आवाजें उठ रही हैं बाकायदा, चाहे अभी मुरली मनोहर जोशी का जिक्र हो रहा था, चलिए वो तो मार्गदर्शन मंडल में चले गए, लेकिन हेमंता बिस्व शर्मा के मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री की बेटी का मोदी के अगेंस्ट नारे लगाना, सांसद की बेटी का खुल करके, एक दूसरे सांसद की बेटी का खुल करके इस समर्थन में खड़े होना कि नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान की बात कहना, ट्वीट उनका जो है इंस्टाग्राम से पोस्ट हटवाने पर साफ ऐलान करना कि पोस्ट नहीं हटाएंगे, चाहे जो, फिर हालांकि उनका अकाउंट ही डिलीट करवा दिया गया, वो एक अलग कहानी है। बिहार में भी खबरें इस तरीके की आ रही हैं कि अब एनडीए के जो घटक दल है, उनमें से कुछ सांसदों ने आवाजें उठाई हैं बिहार में छात्रों के साथ जो बर्बरता की जा रही थी एफआईआर के अगेंस्ट। ये सारी चीजें पहली बार हो रहा है ना कि एनडीए के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं। क्या ये मजबूरी ज्यादा बड़ी है आज मोदी जी के लिए? क्योंकि जेनजी या वोटर्स की जहां तक बात है, वोट तो चलिए वो चुरा लेंगे, लूट लेंगे, जो भी कर लेंगे, लेकिन अगर एनडीए के सहयोगी दल ही टूट गए तो उनके पास बचेगा क्या? 240 सीटें ही तो है। नहीं, इसमें इसको मैं शुरू के ही वक्तव्य में कह रहा था कि बेसिकली ये एक तरह से उनके जो बेस सपोर्टर हैं, बेस कोर वोटर हैं या कोर सपोर्टर हैं, जिनको आप कह सकते हैं कि वो 15-20% का मसला जो होता है भारत में, ये जो 40-50% इनके पास जाता है, 40-45%, उसका 15 से 20% इनका एक ऐसा हिस्सा है जो परमानेंटली उनके साथ बना रहता है।
किसी भी हाल में लंबे समय से। अगर आप उसका आंकड़े निकालेंगे CSDS का और उसका सारी चीजों का, इस बार इस आंदोलन ने बेसिकली बेसिक रूप से उसको भी ध्वस्त कर दिया है, उसके अंदर डिबेट पैदा कर दिया है, उसके उसके घर में डिबेट पैदा कर दिया है। बच्चा कुछ और बोल रहा है, पिता कुछ और बोल रहा है, माँ कुछ और बोल रही है। ये अद्भुत परिवर्तन है। आप इसको समझिए कि वो जो हिस्सा जो बेसिकली जो आंख मूंद कर किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए, जो RSS के साथ बीजेपी के साथ उसको उसको लगता है कि बहुत दिनों बाद मेरी पार्टी आई है, वहां एक बहुत तगड़ा डिवीजन, एक तार्किक डिवीजन वहां इस आंदोलन ने, जेनजी आंदोलन ने पैदा कर दिया है। वो दो कारणों से हुआ है, मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं, दो कारणों से हुआ है। एक तो उसको लगा था कि राम की वापसी होगी, मेरे भगवान की वापसी हो गया, उसका उसका नेता मोदी जी हैं, तो उसका हसर आप देख रहे हैं, वहां उसको झटका लगा कि हम तो अपना रोजी रोजगार सारा चीज छोड़ के भी वहां जाने के लिए तैयार थे, राम को लाने के लिए तैयार थे। आधी रोटी खाएंगे लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे, हम तो सब कुछ कुर्बान कर दिए थे, हम अर्थव्यवस्था नहीं देखेंगे, हम शिक्षा नहीं देखेंगे, हम रोजगार नहीं देखेंगे, हमको हमारा मंदिर चाहिए, जो एक भावना पैदा किया था RSS ने राम मंदिर आंदोलन के नाम पर। तो एक तो वहां झटका लग गया, और पिछले 10 सालों में आप समझिए कि वो जो कोर वोटर है उसका, उसके घर घर का बच्चा कह लीजिए कि ओवर एज हो गया, कोई परीक्षा फाइनल निष्कर्ष तक पहुंची ही नहीं, उसका पूरा भविष्य खत्म हो गया। मतलब अब वो परीक्षाओं के लिए ओवर एज हो गया, माने अब वो अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन नहीं सकता है। अब वो जो उसका जो उसके अंदर आर्थिक क्षमता थी, उसके अंदर बौद्धिक क्षमता थी, उसकी एक सत्ता थी जिसको कहता था कि हमारी ही सत्ता है, उसके बावजूद भी वो इस अर्थव्यवस्था में, इस व्यवस्था में अप्रासंगिक बना दिया गया। आप कल्पना करिए ना, ये अद्भुत किस्म का इस आंदोलन ने झटका दिया। कल्पना से परे, वो कोई कोई जो घोषित पॉलिटिकल आंदोलन होते हैं वो इस तरह से कभी झटका उस तरह से नहीं दे पाए। ये अभी घनघोर पॉलिटिकल आंदोलन है, लेकिन वो पॉलिटिकल शेप में नहीं आया है, लेकिन इसने एक खतरनाक पॉलिटिक्स को ही ध्वस्त कर दिया है। उसको आप उसको मैंने कह लीजिए कि अप्रासंगिक बना दिया, उसको समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो मैं कह रहा हूं कि अपने 14 के बाद के इतिहास में इतना बड़ा झटका कभी RSS को, बीजेपी को नहीं लगा है। उसको बेसिकली अब वो देखिए, एक और बात मैं आपसे कह दूं, देखिए तानाशाही वाले सरकारों में भी जहां चुनाव नहीं होते हैं, मान लीजिए, वहां भी केवल राज मशीनरी के बल पे वो राज सत्ता नहीं रहती है, वहां भी उसको पॉलिटिक्स करनी पड़ती है। पॉलिटिक्स केवल चुनाव नहीं होता है, पॉलिटिक्स ये होता है बेसिकली कि समाज के अलग अलग हिस्से को आप अपने पक्ष में सकारात्मक बनाए रखें, अलग अलग हिस्से, ताकि कोई बगावत जैसी स्थिति ना आए। नहीं तो बहुत सारे तानाशाही वाले देशों में लोगों ने केवल राज मशीनरी जहां के जरिए जहां कंट्रोल करने की कोशिश की गई, उन सरकारों को उड़ा दिया लोगों ने। तो भारत में भी अगर मोदी जी ये सोच रहे हैं कि चुनाव आयोग हमारे साथ है, अदालत हमारे साथ है, सारा संस्थानें हमारे साथ है, नौकरशाही हमारे साथ है, केवल इसके बल पे हम रह जाएंगे, ये दुनिया में कहीं नहीं होता है सर। पॉलिटिक्स भी चाहिए, पॉलिटिक्स और राज मशीनरी मिल के अभी मोदी जी रह रहे थे सत्ता में, और अभी पॉलिटिक्स जीरो हो गई है। केवल राज मशीनरी के बल पर आप लंबे समय तक अब जिंदा बिल्कुल नहीं रह सकते हैं, ये बात भी समझनी पड़ेगी जी।